नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने के लिए जो आपके सामने लिखी हुई है, मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुका होता है, या इसको हम दूसरे शब्द में कहें कि जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों झुका होता है। आज की पूरी वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर क्यों झुका होता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक एक रीजन को मैं आपके सामने बताता चल रहा हूं। इसमें जो सबसे पहला रीजन है वो होता है ह्रासमान सीमांत तुष्टिगुण नियम। पहला जो रीजन है वो है ह्रासमान सीमांत तुष्टिगुण नियम। ठीक है, ह्रासमान सीमांत तुष्टिगुण नियम पहला ये जो रीजन है, इसकी वजह से मांग वक्र नीचे की ओर झुका होता है या मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरा हुआ होता है। तो देखिए कैसे। ह्रासमान सीमांत तुष्टिगुण नियम, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये नियम क्या है, इसको आप समझ लीजिए। यह नियम हमें यह बताता है जब हम किसी वस्तु की एक से अधिक मात्रा का उपयोग करते जाते हैं, जैसे जैसे एक से अधिक वस्तु का मात्रा का उपयोग करते जाते हैं, उस अगली वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है, जो मिलने वाली तुष्टिगुण है, वो क्या होता है? घटता जाता है। क्वांटिटी बढ़ती जाती है लेकिन उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो उसका मात्रा घटता जाता है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि चॉकलेट है, ठीक है, और यहां से उसकी उपयोगिता ये तुष्टिगुण है, तुष्टिगुण। और तुष्टिगुण को हम उपयोगिता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए समझिए कि तुष्टिगुण का मतलब होता है उपयोगिता, किसी वस्तु की उपयोगिता कितनी होती है। मान लीजिए चॉकलेट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और एक चॉकलेट्स की जो पहली जो चॉकलेट है उससे मिलने वाली उपयोगिता मान लीजिए 20 है। फिर दूसरी से कितनी मिलेगी? मान लीजिए इसको ये 17 है, और तीसरे से मान लीजिए ये हो जाएगा 10, और चौथी से मान लीजिए हो जाएगा ये 5। ध्यान से समझिए, ये चॉकलेट है, चॉकलेट की ये क्वांटिटी है, एक चॉकलेट 2 3 4, और ये उससे मिलने वाली तुष्टिगुण है, उपयोगिता है। ध्यान से समझिए कि ह्रासमान सीमांत तुष्टिगुण नियम यह कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का यूज करते जाते हैं, उत्तरोत्तर अलग अलग इकाइयों की, यानी उस एक इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, ऐसे अलग अलग इकाइयों को जब हम यूज करने लगते हैं तो उससे मिलने वाली जो हमारी संतुष्टि है वो घटने लगती है। निरंतर क्या होती है? घटने लगती है। जैसे समझिए, जैसे कि एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट अगर मैं परचेज करूं तो उससे मिलने वाली जो हमारी उपयोगिता होगी, यूटिलिटी होगी, वो 20 हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और वहीं पर अगर बात करूं दूसरे चॉकलेट की, तो दूसरा चॉकलेट क्या, अगर आप दूसरा चॉकलेट यूज करते हैं तो उससे जो मिलने वाली उपयोगिता है पहली चॉकलेट की अपेक्षा कम हो जाएगी। 20 था और उस दूसरा जैसे हम लिए तो उसकी क्वांटिटी, उसकी क्या यूटिलिटी घट गई। और अगर हम तीसरा चॉकलेट यूज करते हैं तो उससे जो उसकी जो यूटिलिटी है वो और घट गई, और जो चौथा है वो और घट गई। चौथे चॉकलेट की वजह से इसका जो तुष्टिगुण है, उसका जो यूटिलिटी है वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम वस्तु को कितनी मात्रा को क्रय करें ताकि उससे जो मिलने वाली संतुष्टि है वो उसके बराबर हो जाए। मतलब हम पैसे को किस वस्तु पर कितनी रुपए खर्च करें कि जिससे उससे उस वस्तु से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो उसके बराबर हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर हम पैसे को, मान लीजिए कि जितना रुपए हम दे करके किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, अगर उतने रुपए में उसकी उपयोगिता मिल जाती है, हमें क्या मिल जाती है? उपयोगिता मिल जाती है। मतलब हम किसी वस्तु को उतना ही खरीदेंगे जितना कि उसकी कीमत से मिलने वाली उपयोगिता दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए चॉकलेट जो है वो क्या कहते हैं कि 10 रुपए है। ठीक है, 10 रुपए की मुझे एक चॉकलेट लेनी है, और आपको पता है कि कीमत अगर उपयोगिता के बराबर है उतनी ही चॉकलेट हम खरीदेंगे। देखिए 10 रुपए ये कीमत हो गई और उपयोगिता भी कितनी हो जाएगी? 10 रुपए के बराबर उपयोगिता हो जाएगी। मतलब क्या है, हमें उपयोगिता 10 अगर चाहिए, इसका मतलब चॉकलेट कितनी खरीदनी पड़ेगी? चॉकलेट की कितनी यूनिट? 3 यूनिट। मतलब मुझे 3 चॉकलेट खरीदनी पड़ेगी। अगर वहीं पर अगर हम बात करें कि 5 रुपए की चॉकलेट लेनी है मुझे, ठीक है,
₹5 की चॉकलेट लेनी है, तो मुझे कितनी उपयोगी होनी चाहिए, इस प्राइस के हिसाब से मुझे इसकी उपयोगिता मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी ₹5 के बराबर मुझे उपयोगिता जितनी चॉकलेट लेने पर मिलेगी उतनी चॉकलेट को मैं परचेज करूंगा। अब देखिए जो 5 उपयोगिता कितनी है, 5 है, यहाँ पे उपयोगिता कितनी है, ₹5 के बराबर है, तो कितना चॉकलेट खरीदना पड़ेगा, 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर प्राइस कम है तो क्या है, प्राइस कम होने पर हमें क्वांटिटी ज़्यादा ले रहा हूँ। मांग का नियम यही बताता है कि अगर किसी वस्तु की क्या है, प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए ₹10, जैसे ही प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गई, और प्राइस बढ़ा और डिमांड घट गई। मांग का नियम यही बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, रिड्यूस हो जाएगी। बढ़े हुए मूल्य पर लोग क्या करते हैं, मांग को कम कर देते हैं। ठीक है, आई होप जो पहला रीजन है ह्रासमान सीमांत तुष्टिगुण नियम मांग वक्र को कैसे नीचे करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, जिसको बोलते हैं हम क्या, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव, ये समझिए क्या होता है। इसको इंग्लिश बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रतिस्थापन किसे कहते हैं। ठीक है, जब कोई दो वस्तु है और उन दोनों वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं, उसे हम प्रतिस्थापी वस्तु बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रभाव को, जिस प्रभाव के कारण ये होता है, उसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव करते हैं। ठीक है, जैसे समझिए, मान लीजिए कि बिजली है और कोयला है। कोयला से भी बिजली बनता है और बिजली वैसे बिजली से ही है। अब ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोयला महंगा हो गया, ठीक है, कोयले का दाम बढ़ गया और वहीं बिजली की कीमत उतनी ही रही, तो क्या करेंगे हम, कोयला की कीमत बढ़ने की वजह से इसकी कोयले की मांग को कम कर देंगे, जबकि जो बिजली है उतनी ही प्राइस उसकी है, तो इसकी डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा कर लेंगे। तो ये भी क्या करता है, मांग वक्र जो नीचे होता है ये भी एक प्रकार से रीजन है। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, बिजली ने क्या किया, कोयले का स्थान ले लिया, कोयले का स्थान पर बिजली यूज होने लगी, यानी इस प्रकार क्या है, ये प्रतिस्थापन प्रभाव है। कोयला को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया और बिजली को प्रेफर कर दिया, यानी बिजली की उपयोगिता को बढ़ा दिया। इस प्रकार क्या है, अगर ये उतनी ही रही, इसकी मात्रा, इसकी वैल्यू बढ़ गई, मूल्य बढ़ गया, तो लोग इसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन प्रभाव की क्या करता है, एक रीजन है जिसकी वजह से मांग वक्र नीचे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे रीजन की, वो है आय प्रभाव। इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट। ये देखिए कैसे करता है। जो आय प्रभाव है वो कैसे होता है दोस्तों, आपको पता है कि जब कोई वस्तु है उसका मूल्य कम है, जब किसी वस्तु का मूल्य क्या है, कम है, तो लोगों की जो इनकम होती है वो बढ़ी हुई नजर आती है। क्यों, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत क्या है, घट गई है, तो घटने की वजह से लोगों की वास्तविक जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी नजर आती है। लेकिन अगर कोई वस्तु ज़्यादा कॉस्टली, ज़्यादा महंगी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में जो लोगों की वास्तविक आय होती है वो कम नजर आती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वस्तु की कीमत कम है, लोगों की वास्तविक आय ज़्यादा नजर आ रही है, तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। और अगर वहीं दूसरी तरफ वस्तु की जो प्राइस है वो ज़्यादा है, तो लोगों की वास्तविक आय कम नजर आती है, तो लोग कम मांग करेंगे। तो ये क्या है, आपका आय प्रभाव है। और अगला जो एग्जाम्पल है वो है क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, ये समझिए कैसे। क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन का मतलब यह है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, और वो वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु है और उसकी जो अभी कीमत है वो क्या है, कम है। ठीक है, वस्तु की कीमत क्या है, कम है, तो लोग क्या करेंगे, जो छोटी इनकम वाले लोग होते हैं ना, तो इस वस्तु को क्या करते हैं, खरीद लेंगे, खरीदने में समर्थ होंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए इसकी कीमत क्या हुई, बढ़ गई। अगर इसकी कीमत क्या हो गई, इस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो जो छोटे आमदनी वाले लोग होते हैं वो तो इसको खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, वो तो क्या करेंगे, इसको खरीदने में असमर्थ हो जाएंगे। लेकिन वहीं उसका उल्टा, अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो लोग, जो छोटे आमदनी वाले लोग होते हैं, वो भी इसको खरीद सकते हैं।
और जो अगर बढ़ गई वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो छोटे आमदनी वाले लोग, जो लो इनकम ग्रुप वाले होते हैं, उसको नहीं खरीद पाते। तो इस प्रकार क्या है, क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन भी क्या करती है, मांग के नियम को क्या करती है, नीचे यानी डाउनवर्ड स्लोप पे ला देती है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो हमारा रीजन है, जिस रीजन से हमारा मांग वक्र नीचे होता है, उसको बोलते हैं विभिन्न उपयोग। कैसे, मैं बता रहा हूं, विभिन्न उपयोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बिजली है, ठीक है, बिजली है और बिजली का मूल्य भी ज़्यादा है, तो लोग बिजली को कम खरीदेंगे क्योंकि उसका मूल्य क्या है, ज़्यादा है, सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे बिजली। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो किसी न किसी अपने तरीके से काम चलाएंगे। और अगर मान लीजिए कि बिजली का बिल सस्ता हो गया तो क्या करेंगे, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। अगर मान लीजिए कि पहले जिनके पास बिजली रही होगी थोड़ी महंगे दाम पर, ठीक है, तो क्या करेंगे, लोग केवल लाइट से ही काम चलाते रहेंगे। लेकिन अगर बिजली का बिल सस्ता हो गया तो लोग क्या करेंगे, लोगों के यहाँ फिर लाइट ही नहीं चलेगी, लोगों के यहाँ फैन भी चलेगा, एसी भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, इनफैक्ट इतना ही नहीं, इंडक्शन भी चलेगा। तो लोग क्या करेंगे, अलग अलग अपनी ज़रूरतों को क्या करेंगे, बिजली के द्वारा अपनी ज़रूरतों को और ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ताकि उनका काम सरलता से हो जाए। तो ये रही कुछ रीजन जिसकी वजह से जो मांग का नियम है वो प्रभावित होती है, मांग वक्र नीचे की ओर होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बेसिकली मांग के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या है, जैसे आप पहले बात एग्जाम्पल सुनिए, जैसे कुछ रहती है जो शो ऑफ वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो शो ऑफ होती हैं, लोग उन पे बढ़े हुए मूल्य पर भी लोग उसकी डिमांड को ज़्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए सोना है, ठीक है, कोई आभूषण है, तो क्या है, आभूषण किसी व्यक्ति की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन वो उसको शो ऑफ करने के लिए बढ़ी हुई मूल्य पर भी खरीदते हैं। तो क्या है, बढ़ी हुई मूल्य पर भी लोग उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं। अगर उस आभूषण की वैल्यू घट जाती है, उसकी कीमत में कमी आ जाती है, लोग उसका डिमांड करना कम कर देते हैं। ठीक है, बढ़ी हुई कीमत पर ज़्यादा डिमांड करेंगे और घटी हुई कीमत पर कम डिमांड करेंगे। तो इस प्रकार क्या है, ये मांग के नियम को फॉलो नहीं करता है। इसको क्या बोलते हैं, मांग के नियम का अपवाद बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं अपवाद में, तो वो क्या है, अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं, पहला तो शो ऑफ हो गया, ठीक है, और दूसरा है कि मान लीजिए भविष्य में किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने का आशंका, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की आशंका। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, भविष्य में किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने का आशंका, इसको समझा देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि अभी प्याज है, प्याज का मूल्य अभी मान लीजिए कि 100 रुपये केजी है। ठीक है, 100 रुपये केजी क्या है, प्याज है। ठीक, अब ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इस प्याज को अफोर्ड करना, खरीदना सस्ता होगा, कुछ लोगों के लिए महंगा होगा। ठीक है, बेसिकली हम ये मान चलते हैं प्याज का मूल्य भी 100 रुपये है। बाद में ये पता चल जाए कि लोगों को ये पता चल जाए कि भविष्य में इस प्राइस का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 1 गुना 2 गुना नहीं, 10 गुना 15 गुना बढ़ जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, बाद में जो प्राइस बढ़ी हुई होगी उस मूल्य पर प्याज को ना खरीद करके जो करंट टाइम में प्याज है इसके मूल्य को बढ़ा देंगे, इसकी जो है डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा कर लेंगे इसकी डिमांड को। तो क्या होता है, इस प्रकार से भी मांग के नियम को क्या है, ये भी एक प्रकार से अपवाद है कि लोग अगर प्याज के मूल्य थोड़े से बढ़े भी जाते हैं, लोग उस पर भी क्या करेंगे, प्याज को ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, क्योंकि बाद में जो मूल्य हमारा प्याज का हो जाएगा उस पर तो नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या है, मांग के नियम का अपवाद है। और अगर हम तीसरे की बात करें, वो है इमरजेंसी या आपातकालीन। आपातकालीन की स्थिति। ठीक है, आपातकालीन की स्थिति। अब इसको समझिए कि ये मांग के नियम के अपवाद को कैसे होता है।
आपातकालीन स्थिति का मतलब है कि मान लीजिए कि इमरजेंसी है और उस इमरजेंसी में जो भी वस्तु किसी व्यक्ति को मिल जा रही है वो उसका उपभोग कर लेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये भी तो हो सकता है कि आपातकालीन की कंडीशन में, जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो हो सकता है कि सारी चीज़ों पर पाबंदी लग जाए, किसी को कोई वस्तु ना मिले। तो लोग क्या करते हैं, जैसे उनको पता चलता है इमरजेंसी का कंडीशन होने वाली है, इमरजेंसी लगी हुई है, तो लोग बढ़ी हुई मूल्य पर भी क्या करते हैं, सामान को ज़्यादा मात्रा में क्रय कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, मांग का नियम यहाँ भी लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग बढ़ी हुई मूल्य पर भी क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में क्रय कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मांग का नियम को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ रीजंस हैं जो मांग के नियम को, अपवाद को यहाँ पर शो करते हैं। आई होप आपको मांग का नियम का अपवाद या मांग के नियम को जो भी एग्जाम्पल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, जिसको हम एक लाइन बोल देते हैं अपवाद। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेखीय मांग फलन। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, रेखीय मांग फलन। एक टॉपिक और बचा हुआ है आपका, वो है रेखीय मांग फलन। देखिए ये क्या होता है, इसको बोलते हैं लीनियर डिमांड फंक्शन। ठीक है, यह है रेखीय मांग फलन। इसका एक फार्मूला होता है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, वो फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, D = A - BP। जहाँ पर जो D है वो डिमांड को दर्शाती है, यानी मांग को बताती है। ठीक है, और जहाँ पर जो A है वो इनिशिएटिव डिमांड को, यानी प्रारंभिक मूल्य या मूल मांग को, प्रारंभिक मांग, इसको बोलते हैं मूल मांग। इनिशिएटिव डिमांड बोलते हैं इसको, प्राइस नहीं बोलते। अब उसके बाद क्या है, B है। B बताता है कीमत और मांग में जो संबंध होता है उसके पैरामीटर को शो करता है। यानी पैरामीटर, ये एक पैरामीटर है जो संबंध बताता है किसके बीच में, कीमत और मांग के बीच में। ठीक है, और जो P है वो प्राइस है, यानी मूल्य है। ये जो इक्वेशन है ये डिमांड यानी लीनियर डिमांड फंक्शन का ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इस इक्वेशन से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, D क्या है, डिमांड यानी मांग है, और ये क्या है, इनिशिएटिव डिमांड है, यानी प्रारंभिक मांग है, ये मूल मांग जिसको बोलते हैं। B क्या है, ऐसा पैरामीटर है जो कीमत और मांग के बीच को क्या करता है, रिलेटिव संबंध दिखाता है। और P क्या है, ये मूल्य है, किस मूल्य पर आपको डिमांड निकालना है। तो ये आपका ये है लीनियर डिमांड फंक्शन, यानी रेखीय मांग फलन। इस पर जो क्वेश्चन आता है वो हम आपको बताते हैं, इस पर जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे देखिए, ये आपका कितने वेरिएबल टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स हैं जो वेरिएबल है, मतलब जिसके स्थान पर हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। तो इसमें से 3 की वैल्यू दी रहेगी, 1 की वैल्यू नहीं दी रहेगी। तो उस 1 की वैल्यू पूछेगा, उस तीनों जो वैल्यू दिया रहेगा उसके बेस पर। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको डिमांड निकालनी है, तो A की वैल्यू दी है मान लीजिए 200, ठीक है 200 दिया है, और B की वैल्यू दिया है 20, और प्राइस कितने प्राइस पर निकालना है, मान लीजिए उसको प्राइस पर निकालना है 20 रुपीज़ पर। 20 रुपीज़ पर आपको निकालना है कि डिमांड कितना होगा, वो देखिए कैसे निकलेगा। तो क्या होता है, फार्मूला में आप डायरेक्ट जो वैल्यू दी गई उसको पुट कर दीजिए। D = क्या होता है, A की वैल्यू कितनी है 200 माइनस B की वैल्यू जो है 20, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे P से। देखो B और P के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो अगर आपको ये मैथ का रूल है कि जब 2 डिजिट के बीच या 2 वेरिएबल्स के बीच अगर कोई भी साइन नहीं है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मान लेते हैं। तो हमने भी वही किया है, B की वैल्यू कितनी है 20 रख दिया, यहाँ के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और P की वैल्यू कितनी है 20 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 200 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 400। तो इसको हम क्या करते हैं, घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 200। D = कितना आ जाएगा 200। ठीक है, D = -200। ये इनकी इतने किस प्राइस पर डिमांड है, प्राइस 20 रुपीज़ पर। प्राइस 20 रुपीज़ पर क्या है, डिमांड जो है हमारी 200 की है, 200 यूनिट हम डिमांड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन D = -200 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है माइनस का। तो माइनस का केवल इतना ही मतलब यहाँ पे है कि माइनस हमें ये बताता है कि वस्तु की मांग में और वस्तु की कीमत में
उल्टा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। बस यहाँ पे केवल माइनस यही शो करता है। तो ये क्या है, 20 रुपए पर ये मूल्य है। अब हो सकता है कि क्या हो सकता है, हो सकता है ये है कि यहाँ पर डिमांड पूछा है, किसी किसी क्वेश्चन में केवल डिमांड दे देगा। क्या दे देगा, मान लीजिए डी दिया है 200 और ए की वैल्यू दिया है 50 और पी की वैल्यू दिया है यानी 20 रुपए पर फिर निकाल रहे हैं, ठीक है। और इस पर पूछ लेगा आपको बी की वैल्यू बताओ, इसको कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, ये मैथमेटिकल टर्म है, थोड़ा सा आपको समझना होगा। जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं कैलकुलेट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो करना कुछ नहीं है, जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू पूछा है, 3 की वैल्यू दिया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें से किसी 3 की वैल्यू दिया रहेगा, ए की वैल्यू गायब कर देगा, उसकी वैल्यू पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए डी इक्वल टू 200, तो डी के नीचे 200 लिख लेंगे, इक्वल है इक्वल लगाएंगे, ए है, ए की वैल्यू 50 दिया है तो 50 लिख लेंगे, ये माइनस है माइनस लगाया, और बी की वैल्यू पूछा ही है तो क्या करेंगे, तो बी कर लेंगे, बी कर लिया, बीच में दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई साइन हो जाता है, और पी की वैल्यू दिया है 20 रुपीज़, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, 200 इक्वल टू 50 माइनस हो जाएगा 20b। अब कुछ नहीं करना है, ये जो -20b है अगर ये इक्वल के लेफ्ट साइड में आता है तो प्लस हो जाता है, क्योंकि कैसे, अब हम जो है इस पूरे पार्ट को इधर लाते हैं तो हो जाएगा कितना 20b इक्वल, ये इधर आया, ठीक है, ये प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, 50 को ही अपनी जगह पर रहने देंगे, जबकि पूरा पार्ट इधर आ गया। अब हम 200 को इधर ले जाएंगे, जो कि इधर प्लस इधर जाकर के -200 हो जाएगा, ठीक है। ये -20b फिर से समझिए, -20b क्या है, ये लेफ्ट साइड में आया, माइनस था तो प्लस हो गया, और ये प्लस था इक्वल के लेफ्ट साइड में था, जब ये राइट साइड में जाएगा ये प्लस जो है माइनस हो जाता है, जबकि जो 50 है वो ऑलरेडी वो राइट साइड में था। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा -150, तो ये हो जाएगा 20b और b इक्वल टू हो जाएगा कितना -150/20। ये कैसे हुआ, ये समझिए कि 20b है ना, 20 का मल्टीप्लाई b में हुआ है, जब मल्टीप्लाई इधर होता है तो वो इक्वल के राइट साइड आएगा, ये लेफ्ट साइड आएगा। अगर इधर क्या करते हैं मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा -7.5, ठीक है, ये हो जाएगा। इतने क्या है, ये बी की प्राइस है। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो भी वैल्यू दी रहेगी उस वैल्यू पर आपको ये डिमांड फंक्शन के हिसाब से आपको किसी एक वैल्यू मिस करेगा, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटे कैलकुलेशन मेथड। डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछता है, डायरेक्ट ही आपको एक डिमांड फंक्शन दे देगा, ठीक है। डिमांड फंक्शन कुछ इस तरीके से दे देगा, आपको मैं भी समझा देता हूँ। देखिए ऐसे दे देगा 200 इक्वल टू 50 -20, ठीक है, ऐसे दे देगा और पूछ लेगा, यहाँ पे पी लिख देगा। और ऐसे डिमांड फंक्शन आपको दिया रहेगा एग्जाम में, या हो सकता है कुछ इसमें से किसी और चीज़ का डिजिट दिया हो। पूछ लेगा कि क्या पूछेगा, पूछेगा कि 20 या 10 रुपीज़ पर क्या, ऐसे दे देगा, मतलब डी रखा यहाँ है, ऐसे दिया है, डी इक्वल टू 50 -20p ऐसे दिया रहेगा। और आपसे पूछेगा कि 10 रुपये पर आप इसकी डिमांड बताइए, 10 रुपये पर डिमांड कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये पूछ लेगा आपसे 50 रुपये पर डिमांड कितनी हो जाएगी। ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा